जी हाँ डियर, आप सभी जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं लेकर आ चुका हूं, जो आप देखेंगे तो वास्तव में आपको अच्छे नॉलेज देगा। और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यूपी एसएससी एएनएम और बिहार एनएचएम एएनएम का आपको पता है कि आगामी एग्जाम 1 से 2 महीने में होंगे। तो हम लोग देखेंगे 83 नंबर का ये वीडियो है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हम लोग शामिल किए हैं, तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर देखेंगे। सारा क्वेश्चन सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो बिहार एएनएम 5006 करके जो प्लेलिस्ट बना है, उसी प्लेलिस्ट में ये सारा वीडियो आपको मिलेगा, जहाँ से आप जाकर अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखी हैं, यूपी से भी तैयारी कर रही हैं, बिहार से भी हैं, कहीं से भी हैं, आप एएनएम के कैंडिडेट हैं और आप 82 83 से पहले वीडियो नहीं देखी हैं, तो जाकर आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो जहाँ पे 100 क्वेश्चन भी शामिल किया हूँ, 50 भी शामिल किया हूँ, 30 20 भी शामिल किया हूँ। तो आप जाकर क्वेश्चन वीडियोस ज़रूर देखें, बहुत नॉलेज आएगा अगर आप लोग पूरे वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का अर्लीस्ट साइन क्या होता है? ठीक है ना। कह रहा है कि हाइपोवॉल्यूमिक यानी तरल पदार्थ कमी के कारण अगर शॉक लगता है, तो शॉक लगने के सबसे पहले जो लक्षण होता है, सबसे अर्लीस्ट साइन जो होता है वो क्या होता है? तो वो अपन होता है टेकीकार्डिया, यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में है, डिजॉक्सिन देने से पहले हमेशा क्या जांचना चाहिए? देखिए, तो डिजॉक्सिन क्या करता है, आपके हार्ट के कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, मजबूत करता है, ठीक है, मसल्स को। तो डिजॉक्सिन देने से हो सकता है कि नाड़ी दर जो है, पल्स रेट कम सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का 60 पर मिनट से अगर कम पल्स रेट है तो ब्रेडिकार्डिया है, तो उस स्थिति में नहीं देना चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। आगे है, तीसरा क्वेश्चन है, SiADH में कौन सी फाइंडिंग होती है? SiADH में कौन सी फाइंडिंग होती है? तो SiADH में आपको होता है हाइपोनेट्रेमिया, सोडियम की कमी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट पोटेंट लूप डायरेक्टिक कौन सा होता है? तो मोस्ट पोटेंट लूप डायरेटिक के बारे में पूछेगा तो फुरसामाइड होता है। यह आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है, बीपी जिसे बोलते हैं, सूजन को भी कम कर सकता है और यूरिन आउटपुट बढ़ाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे पाँचवा है, इंडोकार्डाइटिस का क्लासिकल साइन क्या होता है? इंडोकार्डाइटिस का मतलब होता है कि जो हृदय का अंदरूनी हिस्सा है, इंडोकार्डाइटिस, ठीक है ना, उसमें इन्फ्लामेशन होता है। तो उसमें इन्फ्लामेशन होने से क्लासिकल साइन क्या होगा? तो रोथ स्पॉट याद रखिएगा, इंडोकार्डाइटिस का क्लासिकल साइन। ओके, आगे है, अस्थमा में फर्स्ट लाइन रिलीवर ड्रग कौन सा होता है? यानी किसी को दमा हो, अस्थमा हो, तो फर्स्ट लाइन का जो ड्रग होता है, जो राहत देने वाला होता है, वो कौन सा ड्रग होता है? तो सल्बूटामोल होता है। आप लोग नाम सुने होंगे, ऐसे तो बहुत सारा ड्रग है, लेकिन सल्बूटामोल फर्स्ट लाइन का ड्रग माना जाता है और ये आसानी से सब जगह जो है उपलब्ध भी हो जाता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। 7वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, एपेंडिसाइटिस में कौन सा पॉइंट टेंडर होता है? यानी एपेंडिसाइटिस में जो लक्षण, जो दर्द होता है, किस पॉइंट जो दर्द होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट टेंडर। ठीक है, तो वो होता है मैकबर्नी पॉइंट। एपेंडिसाइटिस में मैकबर्नी पॉइंट पर पेन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, तो गुलियन बेरी सिंड्रोम का प्राइमरी फीचर क्या होता है? गुलियन बेरी सिंड्रोम का प्राथमिक लक्षण क्या होता है? तो गुलियन बेरी सिंड्रोम का प्राथमिक लक्षण होता है एसेंडिंग पैरालिसिस। क्या होता है? एसेंडिंग पैरालिसिस। अब एसेंडिंग पैरालिसिस क्या होता है, आप लोग कमेंट करें, आप लोग अगर जान रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस एपिलेप्टिकस का फर्स्ट लाइन इंजेक्शन क्या होता है? यानी किसी को अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस का प्रॉब्लम है तो उसमें फर्स्ट लाइन का इंजेक्शन क्या होता है? यानी प्राथमिक उपचार के तौर पर जो इंजेक्शन यूज करते हैं वो कौन सा होता है? तो होता है लोराजिपाम। क्या होता है? लोराजिपाम। याद रखिएगा, लोराजिपाम इज द फर्स्ट लाइन इंजेक्शन फॉर द एपिलेप्टिकस। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का सबसे पहला साइन, सबसे अर्ली साइन क्या होता है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर कर रहा है बीटी, अगर किसी को आप कह रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला लक्षण क्या दिखता है अगर रिएक्शन कर जाए तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं रिएक्शन हो जाए तो सबसे प्रारंभिक जो लक्षण दिखेगा वो फीवर मरीज में होगा और शरीर ठंडा होने लगेगा, चिल होने लगेगा। तो ये महत्वपूर्ण साइन जैसे ही दिखे तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना चाहिए। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोथेरेक्स में कौन सी साउंड मिलेगी? अगर किसी को फेफड़ा की समस्या है, निमोथेरेक्स है, तो उसमें कौन सी साउंड देखने को मिलती है? तो साउंड मिलती है यहाँ पे डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। ठीक है, क्या चीज़? डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। क्या चीज़? डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम आईवी देने की अधिकतम दर कितनी होती है? यानी पोटेशियम अगर हमको देना है किसी को तो आईवी देते हैं पोटेशियम, तो अधिकतम दर कितनी होती है? तो 20 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, पर आवर। ठीक है, याद रखिएगा 20 MEQ पर आवर। ओके, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर का क्वेश्चन है, डिलेटेड, ठीक है ना, डायलेटेड पपिल्स किस स्थिति में मिलेंगे? यानी कहने का मतलब है कि उभरा हुआ पपिल, ठीक है ना, उभरा हुआ डायलेटेड पपिल्स किस स्थिति में मिलता है? तो ये ब्रेन हर्निएशन में, ठीक है ना, ब्रेन हर्निएशन होता है, उसमें जो पपिल्स होता है वह उभरा हुआ फैला हुआ मिलता है, जिसे डायलेटेड पपिल्स बोलते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है 40 नंबर, इन्फॉर्म कंसेंट कौन दे सकता है? इन्फॉर्म कंसेंट कौन दे सकता है? ठीक है, तो मेंटली साउंड एडल्ट, मेंटली साउंड एडल्ट। तो मेंटली साउंड एडल्ट यानी जो मानसिक रूप से, मेंटली रूप से ग्रसित वयस्क है वो इन्फॉर्म कंसेंट दे सकता है, सूचना दे सकता है आपको। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे है आयरन इंजेक्शन कहाँ दिया? अब आप कहेंगे कि ये 15 साल के बच्चा भी तो दे सकता है। नहीं, 15 साल के बच्चा अपना कंसर्न वह आपके उसका पेरेंट देगा, गार्जियन देगा। अनकॉन्शियस पेशेंट सूचना दे ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बेहोश है। 15 साल के बच्चा का देना होगा तो उसके गार्जियन देंगे सूचना, ठीक है। सीडेटिव पेशेंट की बात है तो वो बेचारा शांत होता है, तो उसको तो बोलेगा नहीं, वो तो उतना चीज़ों को समझ नहीं रहा है। तो इन्फॉर्म कंसर्ट मेंटली साउंड पेशेंट यानी जो मानसिक रूप से ठीक वयस्क है, जो बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसका साउंड खुद से वो कर रहा है। एक होता है मेंटली इलनेस, मेंटली इलनेस में व्यक्ति जो है ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। आगे है आयरन इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? तो आयरन इंजेक्शन दिया जाता है IMZ ट्रैक, ठीक है। IM इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर जेड ट्रैक, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का कमना, ग्लूकोज कमी हो जाए तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या दिखते हैं? तो स्वीटिंग, पसीना और ट्रीमर, ट्रीमर मतलब कंपी। तो ये हाइपोगैल्सेमिया, जैसे ही ग्लूकोज लेवल कमी होता है पसीना आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ट्रिमर, कंपी होने लगता है, कमजोरी, थकान, ये सब आने लगता है व्यक्ति के अंदर, समझ गए ना। आगे है हीमोफीलिया किस फैक्टर की कमी से होता है? तो हीमोफीलिया बेसिकली फैक्टर 8 के कमी से होता है, याद रखिएगा। आगे है 18 नंबर, स्ट्रोक में जो फास्ट होता है, फास्ट में टी क्या दर्शाता है? टाइम टू कॉल इमरजेंसी, यानी किसी को स्ट्रोक लगा तो स्ट्रोक में फास्ट एक जो है सहायता ट्रीटमेंट करने के लिए दर्शाया गया है। तो इसमें टी का क्या अर्थ होता है? तो टी फॉर होता है टाइम टू कॉल इमरजेंसी, यानी ऐसा समय जो इमरजेंसी बुलाने का होता है। ओके, तो ये फास्ट में टी का मतलब है। आगे क्वेश्चन है पैंक्राइटिस में सीरम एमाइलेज लेवल क्या होता है? यानी किसी को अगर पैंक्रिया में, जो पैंक्रियाज होता है अग्नाशय, उसमें समस्या है तो सीरम एमाइलेज का लेवल क्या होगा? कमेगा, बढ़ेगा या नॉर्मल रहेगा? तो इसमें हाई हो जाता है, एमाइलेज जो है हाई हो जाता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूट रीनल फेलुअर, अचानक से किडनी फेल करता है तो उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या हो सकता है अचानक किडनी फेल होने का? तो उसका होता है प्री रीनल हाइपोवोलेमिया। प्री रीनल हाइपोवोलेमिया यानी गुर्दे को अचानक से तरल पदार्थ कमी हो गया बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी में अचानक से तरल पदार्थ की कमी अचानक से एक्यूट फिलर फेल्यूर का कारण बन सकता है, समझ गए? यानी किडनी अचानक से फेल कर रहा है तो उसका पहला कारण ये हो सकता है कि बॉडी में तरल पदार्थ की भारी कमी है जिस वजह से किडनी फेल हो गया। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे है सक्शनिंग करते समय अधिकतम समय कितना होता है? यानी जैसे गला में कोई चीज़ फंसा हुआ है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, अगर उसका सक्शन करते हैं गले साफ करने के लिए, एयरवे खोलने के लिए, तो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए वरना हाइपोक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेविया की सिम्टम्स क्या है? यानी अपरा सम्मुख होता है प्लेसेंटा प्रेविया, बच्चे के जन्म लेने से पहले प्लेसेंटा ही जो है क्या होता है, दिखता है। तो इसका की सिम्टम्स में होता यह है कि पेनलेस ब्लीडिंग होता है। क्या होता है? पेनलेस मतलब दर्द रही, मतलब बिना दर्द के जो है ब्लीडिंग होता है प्लेसेंटा प्रेविया में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, पॉलीसाइथेमिया में क्या बढ़ता है? तो पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए पॉली मतलब बहुत, साइथेमिया कहा जाता है, आरबीसी का काउंट लेवल बढ़ जाना। ओके, आगे है 24 है एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो एंथ्रेक्स एक समस्या है जिसका कारण क्या होता है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, इसको ध्यान में रखिए। देखिए जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा तो काफ़ी आपको नॉलेज बढ़ेगा। CSF में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की फाइंडिंग जो है की जाती है। CSF में अगर आपको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर पाया गया तो वह किस चीज़ का जो है समस्या उत्पन्न करेगा? लो ग्लूकोज लेवल, ठीक है। CSF में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की फाइंडिंग लो ग्लूकोज लेवल को बताता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकोनियम एस्पायरेशन में सबसे पहले क्या होता है, क्या करना चाहिए? मिकोनियम एस्पायरेशन में सबसे पहले माउथ का सक्शन करना चाहिए, मुंह को साफ करना चाहिए, ठीक है। मिकोनियम क्या होता है? बच्चे का मल है, और मिकोनियम एस्पायरेशन में सबसे पहले माउथ का सक्शन करें। ओके, आगे है कुशिंग सिंड्रोम का सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो देखिए कुशिंग सिंड्रोम का सबसे प्रमुख लक्षण में एक लक्षण होता है मून फेस। क्या होता है? मून फेस। और ब्रॉन्किन स्किन किसका होता है? तो ये होता है एडिसन्स रोग में, एडिसन्स में ब्रॉन्चिंग स्किन होता है, मून फेस कॉसिंग में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, 28 है CPR में एडल्ट में रेशियो क्या होता है? CPR का रेशियो जो होता है चेस्ट और ब्रीदिंग और जो कंप्रेशन का होता है वो कितना होता है? तो 30:2, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, 29 है AC इन्हिबिटर का कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो AC इन्हिबिटर्स का कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है सूखी खांसी, ड्राई कॉफ होना। ओके, आगे बढ़ता हूँ, 30 नंबर का क्वेश्चन है कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या होता है? समझ रहे बात को? कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या होता है? तो कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है बोन मैरो का सप्रेशन। कीमोथेरेपी देने से बोन मैरो पर काफ़ी ज़्यादा समस्या अटैक करता है, ठीक है, चूँकि केमिकल है। कीमोथेरेपी क्या है? पूरा दवाइयों का समूह होता है, पावरफुल केमिकल सब मिला होता है, और ये बॉडी में जाने के बाद बोन मैरो पर अटैक करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अटैक तो करता है भाई कैंसरस सेल पर भी, लेकिन बोन मैरो पर भी क्षतिग्रस्त पहुंचाता है। यहाँ पे है ARF में क्या नहीं देना चाहिए? यानी आर्टीरियल फाइब्रिलेशन जो होता है उसमें क्या नहीं देना चाहिए? ARF में क्या नहीं देना चाहिए? तो नहीं देना चाहिए यहाँ पे पोटेशियम रिच फूड। क्या नहीं देना चाहिए? पोटेशियम रिच फूड, ठीक है, सॉरी,
यहाँ पे जो आपका ARF है एक्यूट रीनल फेलुअर, एक्यूट रीनल फेलुअर में क्या नहीं देना चाहिए तो देख लीजिए, एक्यूट रीनल फेलुअर में पोटेशियम रिच फूड नहीं देना चाहिए, हाई प्रोटीन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि किडनी फेल होता है ना तो व्यक्ति के यूरिन से प्रोटीन भी निकलने लगता है, तो प्रोटीन की कमी होगा तो प्रोटीन तो देना चाहिए। फ्लूइड भी काफ़ी देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, शरीर में एनर्जी बना के रखेगा, तो ये पोटेशियम रिच फूड कमी कर देना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है 32 है, न्यू बोर्न जॉन्डिस कब खतरनाक माना जाता है, यानी बच्चा नया बच्चा जन्म लेता है उसमें जॉन्डिस अगर है, यह कब कितने लेवल पार करता है बिलिरुबिन का तो खतरनाक माना जाता है। तो 15 से पार करता है, 15 mg प्रति DL से अगर पार करता है तो यह खतरनाक माने जाने लगता है। ओके, 33 है, हाइपोथायराइज्म का सबसे कॉमन कारण क्या होता है, तो हाइपोथायराइज्म का सबसे थायराइड का कमी, थायराइड की समस्या में सबसे कॉमन कारण हैस्मीटोथायरोडाइटिस होता है। क्या होता है? सबसे कॉमन कारण हैस्मीटोथायरोडाइटिस इसका सबसे कॉमन कारण माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 34 है, DIC में कौन सी फाइंडिंग होता है, तो DIC में हाई डी डीमर, ठीक है ना। DIC में कौन सी फाइंडिंग है, तो हाई लेवल हाई डी डीमर का, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, 35 क्वेश्चन है, ईयर इरिगेशन में सॉल्यूशन का तापमान जो है कितना होना चाहिए। अगर हम कान को धोते हैं, वॉश करते हैं, इरिगेट करते हैं तो सॉल्यूशन का तापमान, जो लिक्विड है उसका तापमान बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा का हॉलमार्क सिम्टम क्या होता है, यानी पल्मोनरी एडिमा फेफड़ों के सूजन में हॉलमार्क सिम्टम क्या होता है, पिंक फ्रोदी स्पुटम, यानी पल्मोनरी एडिमा है तो पिंक फ्रोदी स्पुटम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, पिंक गुलाबी कलर के स्पुटम आता है। 37 है, टाइफाइड का कन्फर्मेंट्री टेस्ट कौन सा होता है, तो टाइफाइड का कन्फर्मेंट्री टेस्ट ब्लड कल्चर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ब्लड कल्चर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, 38 नंबर है, डायबिटीज़ में फुट के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग सलाह क्या है, तो डायबिटीज़ वाले मरीजों में फुट का देखभाल काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि व्यक्ति चलता है पैर में चोट लग गया, घाव हो जाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होता है, इसलिए पैरों की देखभाल काफ़ी ज़रूरी होता है। नंगे पैर बिल्कुल नहीं चले, जिससे चोट लगे या कोई चीज़ चुभ जाए तो जल्दी घाव ठीक ही नहीं होगा। तो डायबिटीज़ में फुट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सलाह दिया गया है, फुट के बचाव के लिए। 39 है, ओलिगुरिया किसे कहते हैं, तो ओलिगुरिया पॉलीगुरिया, पॉलीगुरिया मतलब बहुत यूरिन होना, ओलिगुरिया मतलब कम होना, तो 500 मिलीलीटर पर दिन से अगर कम यूरिन बन रहा है तो उसे ओलिगुरिया की श्रेणी में रखा, सॉरी, अगर आपका यूरिन 100 से लेकर 400 ml पर डे अगर बन रहा है तो यह ओलिगुरिया के अंदर आता है, ठीक है, ओलिगुरिया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, आज का आखिरी क्वेश्चन है, टीबी ट्रीटमेंट में सबसे हेपेटोटॉक्सिक ड्रग कौन सा है, यानी टीबी के ट्रीटमेंट में वह कौन ऐसा ड्रग है जो हेपेटो यानी आपके लीवर को प्रभावित करता है, टॉक्सिक करता है, वह पैराजिनामाइड दवा है। टीबी में पैराजिनामाइड ऐसी दवा है जो आपके लीवर को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक करता है, ठीक है। तो कुल मिला के आज मैंने आपको टोटल 34 क्वेश्चन करा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और जितने भी ग्रुप है शेयर कर दीजिए, ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलता रहता है, ठीक है, धन्यवाद।